नंद्रिकर का एक दोस्त किसी जमाने में करौंदी के जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुका था। वो कहने लगा, भगवान उस जंगल में किसी को न लेके जाए। मेरे दोस्त ने सिर्फ 6 माह उस जंगल में गुजारे थे। जब भारी रिश्वत की मदद से अपनी तब्दीली करवा कर नागपुर मुझसे मिलने आया तो पहचाना नहीं जाता था। रंग काला पड़ गया था, जिस्म बहुत दुबला हो गया था। मैंने हंसकर कहा, क्यों, उसे वहां खाने को नहीं मिलता था? नंद्रिकर चाय का घूंट भरते हुए कहा, खाने को बहुत कुछ मिलता था, मगर जहरीले सांपों और आदमखोर शेरों के खौफ से वो सहमा रहता था। और फिर ये जंगल मफरूर कातिलों और जालिम डाकुओं की पनाहगाह भी तो थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने जिस मुलाजिम को सजा देनी होती थी वो उसका तबादला करौंदी वाले जंगल की रेंज में कर देते। मगर तुम उस जंगल के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हारा भी इरादा किसी शेर को जहर देकर उसकी खाल उतारने का तो नहीं? मैंने किसी कदर ताज्जुब से पूछा, क्या वहाँ शेरों को जहर भी दिया जाता है? नंद्रिकर ने खाली प्याली मेज पर रखी और बोला, अरे भैया, उस जंगल में शिकारी जो शेर वगैरह का शिकार करने आते हैं उन्हें सरकारी महकमा परमिट इशू करता है, जिसकी रूह से वो एक से ज्यादा शेर नहीं मार सकते। इस कानून की पाबंदी कराने के लिए सरकारी महकमे के चौकीदार वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन अक्सर वहाँ के आदिवासी लोग या शिकारी ऐसा करते हैं कि राइफल का फायर बिल्कुल नहीं करते और शेर की कछार में जहरीला गोश्त डालकर वापस आ जाते हैं। शेर जहरीला गोश्त खाने से हलाक हो जाता है तो उसकी खाल उतार कर भोपाल और दूसरे राजौड़ों में जाकर मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त करते हैं। नंद्रिकर की ज़बानी ये भी मालूम हुआ कि करौंदी जंगल की सबसे बड़ी निशानी ये थी कि वहाँ 3 तरफ पहाड़ियाँ दीवारों की तरह खड़ी थी। उनके दरमियान में करौंदी के जंगल की खड्डें, गार, आबशारें, घने दरख्तों के झुंड थे। मैंने जब उससे इस्तफसार किया कि सुना है वहाँ सुर्ख चट्टानों के आसपास एक नदी बहती है जिसका पुल एक तरफ ठह गया है, तो वो बोला कि उसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। वो उठते हुए बोला, अच्छा, अब मैं अपने एक दोस्त के पास तुम्हारी नौकरी की बात करने जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम्हें स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। मैंने अगले रोज वहां से करौंदी जंगल की तरफ कूच कर जाने का फैसला किया। मैंने ये फैसला किया कि नंद्रिकर और उसकी माता को बताए बगैर जाऊं, क्योंकि उन्हें कुछ बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर करौंदी जंगल की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। स्टेशन पर आकर दीवार पर लगा हुआ नक्शा देखा तो मालूम हुआ कि चंद्रपुर का स्टेशन रामागुंदम से आगे 2 स्टेशन छोड़कर आता है। ट्रेन सुबह 6:15 बजे रवाना होती थी। मैं देर तक करौंदी जंगल के दुश्वार गुजार रास्तों, उसके नशेबो फराज और राना खूनी की कमीनगाह के बारे में सोचता रहा। मेरे पास सिवाय एक चाकू के दूसरा कोई हथियार नहीं था। सुबह जल्दी उठ बैठा। मैं छत पर सोया था। सीढ़ियां सहन में उतरती थी। मैंने अपना थैला बगल में दबाया और मुंह अंधेरे ही सीढ़ियां उतरकर सहन का दरवाजा खोला और आराम से बाहर निकल गया। स्टेशन पर जाकर टी स्टॉल पर नाश्ता किया, वहीं मुंह हाथ धोया। अपने गेरुए रंग के कपड़े और माला मैंने साथ ही रख ली थी कि शायद काम आ जाए। सिंदूर वाली प्लास्टिक की डिब्बी थैले में ही थी। रुपए और चाकू अलबत्ता मेरी कमीज की अंदरूनी जेब में थे। मैंने हस्बे आदत 3rd क्लास का चंद्रपुर स्टेशन तक का टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर आकर एक तरफ टहलने लगा। ये पैसेंजर ट्रेन थी। आधा घंटा लेट आई। डिब्बे खचाखच भरे हुए थे। मुसाफिरों का रश मेरे लिए बहुत मुफीद होता है क्योंकि मुझे अपने आप को छुपाने में मदद मिलती है। मैं एक डिब्बे में घुसकर बैठ गया। ट्रेन हर स्टेशन पर खड़ी हो जाती। चंद्रपुर तक पहुंचते पहुंचते दिन के 11 बज गए। चूंकि यहाँ से गोंडा और जबलपुर को छोटी लाइन जाती थी, इसलिए यहाँ मुसाफिरों की काफी रेल पेल थी। सबसे पहले मैंने रेलवे स्टेशन और इंटेलिजेंस वालों की मौजूदगी का जायजा लिया। उस तरफ से मुतमईन होकर मैंने वेटिंग रूम में जाकर मुंह हाथ धोया। वहीं एक स्टॉल पर खड़े होकर थोड़ा बहुत खाना खाया। टी स्टॉल से एक डबल रोटी खरीद कर थैले में रखी और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर चंदू की बताई हुई उस कच्ची सड़क की जुस्तजू शुरू की जो करौंदी जंगल को जाती थी। वहाँ कई छोटी बड़ी सड़कें थीं जो शहर की मज़ाफाती बस्तियों की तरफ जा रही थी। एक बूढ़ा आदमी छड़ी टेकता हुआ सामने से चला जा रहा था। मैंने उसे नमस्कार किया और हिंदी में कहा कि दादा, मुझे करौंदी जंगल में अपने एक फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलने जाना है। उधर को कौन सा रास्ता जाता है? उस बूढ़े ने अपनी दाएं जानिब छड़ी से इशारा किया और कहा, वो सामने वाला रास्ता जाता है, पर तुम अकेले उस जंगल में मत जाना, बंदूक साथ ले जाना। बूढ़ा अपनी राह लगा और मैं उसको धन्यवाद कहकर उसकी बताई हुई सड़क पर आ गया। ये कच्चा रास्ता था। यही वो रास्ता था जिसके बारे में चंदू ने मुझे बताया था कि इस सड़क की एक जानिब तो खेत थे और दूसरी तरफ स्लेटी रंग की ढलानी छतों वाले क्वार्टर नुमा मकानात का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। सड़क के दोनों जानिब बिजली के खंभे लगे थे। मैं सड़क के किनारे खामोशी से चला जा रहा था और अपने अंदाज से ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि यह सारा इलाका मेरा देखा भाला हुआ है और मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। रास्ते में एक गंदा नाला भी आया। उसके पार आबादी के मकान खत्म हो गए। खेतों में ढोर डंगर चरते नजर आ रहे थे। यहाँ ज्यादातर धान के खेत थे और बीच में संगलाख ऊंची नीची जमीन के टुकड़े भी आ जाते। दूर कुछ फासले पर अब मुझे दरख्तों की कतार दिखाई देने लगी जो शुमाल की तरफ से पीछे को चली थी। यकीनन यही वो जंगल था जो उस वक्त मेरी मंजिल थी। दाएं बाएं दरख्तों के झुंड आने लगे। मजीद आधा घंटा चलने के बाद मैं घने दरख्तों की ऊंची दीवारों के पास पहुंच गया। पगडंडी यहाँ से जंगल में दाखिल हो जाती थी। मैंने अल्लाह का नाम दिया और जंगल में दाखिल हो गया।
जहाँ से जंगल ज्यादा घना नहीं था। महागनी और साल के दरख्त फासले फासले पर खड़े थे। उनके झाड़ इतने गुंजान और फैले हुए थे कि जैसे एक छत सी तनी हो। मैं पगडंडी पर ही चला जा रहा था। जब मैं काफी दूर निकल आया तो रुक गया, इर्द गिर्द का जायजा लिया। फजा खामोश थी। कभी कभी किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। पगडंडी से हटकर मुझे एक दरख्त नजर आया जो सूख चुका था। उसके तने में जमीन के अंदर एक गड्ढा सा बन गया था। मैंने करीब आकर देखा। गड्ढे में झाड़ झनकार की भरमार थी। जहां मैंने इत्मीनान से बैठकर अपने कपड़े तब्दील किए और एक बार फिर अपना हुलिया साधु सन्यासी का बना लिया। माथे पर तिलक लगाया, गले में मालाएं पहनी, पाँव में चप्पल ही रहने दी। धोती कुर्ते को थैले में ठूंस कर थैले को गड्ढे में खुश्क पत्तों के नीचे छुपा दिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक पगडंडी पर चल निकला। इस पगडंडी को आदिवासियों के एक गांव में जाकर खत्म हो जाना था। अब मुझे उस आदिवासी गांव का इंतजार था। अभी तक जंगल में किसी जानिब से मुझे किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई नहीं दी थी। वैसे अभी जंगल ज्यादा घना भी नहीं हुआ था। पगडंडी दरख्तों के बीच में कभी दाएं और कभी बाएं जाने मुड़ जाती। ये पगडंडी जरा ऊंचाई में जाकर नीचे नशेब में उतरी तो मुझे ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच में साथ साथ बनी हुई घास फूस की कुछ झोंपड़ियां नजर आईं। जरूर यही आदिवासियों का गांव था। आप साधु सन्यासियों के भेस में हो तो इंडिया के शहरों और रियासत में आपको किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। हिंदू लोग चाहे वो किसी फिरके से ताल्लुक रखते हों, साधु सन्यासियों की खिदमत करना अपना धर्म समझते हैं। खूना शाम डाकू तक उन्हें नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये बहरूप भरा था। गांव के करीब पहुंचकर मैंने औलख निरंजन का नारा बुलंद किया। झोंपड़ियों की तरफ से किसी कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। फिर कुछ नीम बरहना आदिवासी दरख्तों के पीछे से निकलकर झोंपड़ियों के सामने आ गए और जिधर से मैं चला रहा था उधर देखने लगे। एक आदिवासी के हाथ में डा था जो तलवार से ज्यादा कांटेदार और मोहलक होता है। मैंने उनके करीब जाकर एक जबरदस्त नारा लगाया और हाथ ऊपर उठाकर जैसे उन्हें आशीर्वाद दी और तमिल जबान में बड़े रोबदार लहजे में कहा, विष्णु भगवान और काली देवी तुम पर मेहरबान हुए हैं। हम विष्णु के पुजारी हैं, जंगल में घूम फिर कर भगवान की लीला देखते हैं। जिस आदिवासी के हाथ में डा था उसने डा जमीन पर रख दिया। सबने हाथ बांध लिए और झुक गए। उनकी कुछ औरतें लहंगे और कुर्तियां पहने झोंपड़ियों से निकल आईं और हाथ बांध कर खड़ी हो गईं। उन सब के रंग स्याह थे। मुझे मालूम था कि आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में आबाद आदिवासी तमिल और तेलुगु जबान बोलते हैं। तेलुगु में रवानी से नहीं बोल सकता था, जबकि तमिल पर मुझे काफी उबूर था। उन बेचारों ने फौरन जमीन पर हिरन की खाल बिछा दी। मैं उस पर ज्ञानी ध्यानी साधुओं की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। एक औरत ने फौरन मेरे आगे केले के पत्तों को फैला दिया। दूसरी औरत झोंपड़ी में से मेरे लिए कुछ जर्द केले और उबले हुए मोटे चावल ले आई। ये सब कुछ उसने केले के पत्तों पर रख दिया। उनमें से एक कदरे ज्यादा उम्र का स्याहफाम दुबला पतला सा आदमी हाथ जोड़कर मेरे सामने बैठ गया और तमिल जबान में ही बोला, महाराज हमारे धन भाग के आप पधारे। हम गरीब लोग आपकी यही सेवा कर सकते हैं, इसे स्वीकार कीजिए। अब मुझे अचानक ख्याल आया कि अपनी डबल रोटी तो मैं थैले में ही रख कर भूल आया था। जंगल के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते चलते मैं काफी थक गया था और भूख भी दोबारा चमक उठी थी। चुनाचे मैंने उबले हुए चावल जिन पर शायद मछली का अचार डाला गया था मजे से खा लिए। 2-1 केले भी चट कर गया और उन सबको आशीर्वाद दी। करौंदी जंगल आगे शुरू होता था। उस जंगल के बारे में बूढ़े आदिवासी ने मुझे काफी मालूमात मुहैया की। दिन का तीसरा पहर हो रहा था। उस वक्त अगर मैं करौंदी के जंगल में दाखिल होता हूँ तो राना खूनी की कमीनगाह तक पहुँचते पहुँचते यकीनन रात पड़ जाती। यही सोचा कि रात आदिवासियों के पास गुजारी जाए और सुबह के वक्त अपने दुश्वार गुजार सफर का अगला मरहला शुरू किया जाए। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि कुछ लोग एक आदमी को उठाए हुए लाए जिसको जहरीले सांप ने काट लिया था। उस आदमी पर गशी तारी हो रही थी। मेरे पास जो उधेड़ उम्र का आदिवासी था वो फौरन बोला, इसे लेटा दो। वो तेजी से अपनी झोंपड़ी में गया और अंदर से मिट्टी की एक ढकी हुई प्याली ले आया। उसमें से काले रंग के महलूल के कुछ कतरे उसके मुंह के अंदर टिपकाए। प्याली उसने जमीन पर रख दी। अब वो उस आदमी के सीने को आहिस्ता आहिस्ता हाथ से मलने लगा। चंद सेकंड के बाद ही उस आदमी ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मैं समझ गया कि ये किसी खास जड़ी बूटियों का अर्क है। ये मेरे लिए बड़ी काम की चीज थी। मैंने औलख निरंजन का नारा लगाया और कहा, भगवान ने जड़ी बूटियों में बड़ा असर रखा है। बूढ़ा आदिवासी मिट्टी की प्याली लिए मेरे पास आ गया और बोला, महाराज प्रभु की दया से वो अच्छा हो गया है। मैंने गर्दन उठाकर कहा, भगवान ने उसी के लिए हमें तुम्हारे पास भेजा था कि तुम्हें कोई तकलीफ न हो। मैंने बातों ही बातों में उससे पूछा कि प्याली में कौन सी दवा थी। उसने बताया कि वो किसी जड़ी बूटी का अर्क था जो तराई के गहरे खड्डों में उगती है। फिर वो झोंपड़ी के अंदर गया और मिस्वाक की तरह की एक सूखी हुई छड़ी लाकर मुझे दिखाई। ये है वो बूटी महाराज। मैंने झट से कहा, हाँ, मैं इन तमाम जड़ी बूटियों को जानता हूँ। ये जड़ी बूटियां हमारी सेवक हैं। लेकिन मैंने उससे वो जड़ी बूटी लेकर अपने पास ही रख ली। आगे जंगल जहरीले सांपों से भरा हुआ था और मुझे उस बूटी की जरूरत पड़ सकती थी। जब रात हो गई तो आदिवासियों ने झोंपड़ी के आगे अलाव रोशन कर दिया और ढोल की थाप पर उसकी गर्दान की
औरतें और मर्द रक्स करने लगे। मिट्टी के खड़े में से वो ताड़ी निकाल कर पी रहे थे और वालिहाना रक्स कर रहे थे। जंगली रक्स और ताड़ी, हजारों बरसों से ये चीजें उनके साथ चली आ रही थीं। रात को मेरे लिए उन्होंने झोंपड़े के बाहर बांस की एक खाट पर हिरन की खाल बिछा दी और पास ही पास हल्की सी धूनी लगा दी ताकि मच्छर तंग न करें। एक औरत मेरे पांव दबाने लगी। कुछ देर वो मेरे पांव दबाती रही। मैंने उसे मना न किया क्योंकि ये उनकी धार्मिक रस्म थी। फिर जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने उसे चले जाने का हुक्म दिया और आंखें बंद कर लीं। आधी रात को मेरी आंख खुल गई। एक आदिवासी भागकर मेरी खाट के करीब से गुजरा। उसके हाथ में बर्छी थी और मैं उठकर बैठ गया। गैर शौरी तौर पर मेरा हाथ सरहाने के नीचे रखे हुए चाकू की तरफ बढ़ा। दूसरा आदिवासी मेरे करीब से नेजा लिए हुए गुजरा था। अपने आप ही हाथ जोड़कर बोला, महाराज बाघ आ गया था, उसे भगा दिया है। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंख किसी शेर की धाड़ पर खुली थी। मैं लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धुनी धीमी पड़ गई थी मगर मैंने अपनी गिरवी चादर जिस्म पर तान रखी थी। मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने एक करीबी छोटे से तालाब पर जाकर गुस्ल किया, थोड़ा बहुत खाया और आदिवासियों को आशीर्वाद देता हुआ उनसे रुखसत हुआ। सांप के जहर से बचाने वाली मिसवाक मेरे पास ही थी। बूढ़े आदिवासी ने मुझे बताया था कि अगर उसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालकर चबाकर निगल लिया जाए तब भी सांप का जहर बेअसर हो जाता है। मेरे सामने करौंडी का भयानक जंगल था जिसके बारे में मैंने तरह तरह की आसेबी और दहशत अंगेज कहानियां सुन रखी थीं और जो मेरे मिशन की असल आमाजगाह था। बूढ़े आदिवासी की जबानी इस बात की भी तस्दीक हो गई थी कि इस जंगल में खाल चोर भी अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से शेर को जहर देकर हलाक करते हैं, फिर उसकी खाल उतार कर भोपाल, ग्वालियर और नागपुर में जाकर चोरी छुपे फरोख्त कर देते हैं। मुझे इन खाल चोरों की इतनी फिक्र नहीं थी जितना खतरा आदमखोर शेरों का था। सभी शेर जहां आदमखोर नहीं थे, लेकिन जैसा कि बूढ़े आदिवासी ने बताया था कि बाज शेर शिकारियों की नातजबाकारी से जख्मी होकर भाग जाते हैं, फिर वो पूरी तेजी से भागकर जानवरों का शिकार करने के काबिल नहीं रहते। चुनाचे इक्का दुक्का इंसानों पर हमलावर होकर उन्हें हड़प करके अपने पेट की आग बुझाते हैं। और जब एक बार शेर को इंसान के खून की बू लग जाए तो वो फिर इंसान को ही ढूंढता है। जंगल में चौकीदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बेलदार और कटाई करने वाले उमूमन मजदूर मौजूद रहते हैं और यही लोग आदमखोर शेर का शिकार बनते हैं। मैं इस अंदेशे के पेश नजर चाको चौबंद होकर जंगल में से गुजर रहा था। अगरचे शेरों के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात हासिल न थी, लेकिन जनूबी हिंद के काफी जंगल छान चुका था। इस आवारागर्दी ने मुझे इतना फायदा जरूर पहुंचाया था कि मैं शेर की बू फजा में सूंघ लेता था। ऐसी बू आपने शेर के पिंजरों के पास से गुजरते हुए शायद सूंघी हो। शेर जंगल में जहां जहां भी हो उसके आसपास ये बदबू फैल जाती है। दिन निकल आया था मगर जंगल के दरख्त इतने घने थे कि उनकी गुंजान शाखों में से धूप नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। दरख्तों में परिंदे चहचहा रहे थे। रास्ते में कुछ बंदर भी दिखाई दिए। वो मुझे देखकर दरख्तों पर चढ़ जाते और खू करने लगते। यहाँ फजा में काफी हब्स और गर्मी थी। मैं साधु सन्यासी के भेस में था और एक पगडंडी पर चला जा रहा था। मैं करौंदी के खतरनाक जंगल में दाखिल हो चुका था। यहाँ अगरचे जमीन पथरीली और ऊंची नीची थी मगर नशेब में कहीं कहीं खुश्क जंगली घास के टापू थे। खुदा जाने ये देव पैकर दरख्त महागनी के थे या किसी और के। वो इतने घने थे कि ऊपर जाकर उनकी शाखें एक दूसरे में गड़मड़ हो गई थी। कई दरख्तों की शाखों ने जमीन पर लटकने के बाद जड़ें पकड़ ली थी। पगडंडी एक छोटे से जंगली तालाब पर जाकर खत्म हो गई और तालाब के बाएं जानिब से होकर आगे चल पड़ा। मुझे टूटे हुए पुल वाली नदी के पिछवाड़े की सुर्ख चट्टानों की तलाश थी जहां राना खूनी की खुफिया कमीनगाह थी। मेरी इत्तला के मुताबिक ये नदी जंगल में काफी आगे जाकर थी। मैं दाएं बाएं से पूरी तरह चौकन्ना था। कभी कभी चढ़ाई आ जाती, कभी नशेब शुरू हो जाता, कभी जंगल का कोई ऐसा कता आ जाता कि दरख्त थोड़ा पीछे हट जाते। कुछ देर चलने के बाद दरख्त फिर एक दूसरे से आकर मिल जाते। एक जगह मुझे जंगली केले के दरख्तों के झुंड मिले। मैं थक गया था, जहां थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठ गया। एक दरख्त से कुछ केले तोड़कर खाए और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। कुछ 1 मील तक जंगल बेहद दुश्वार गुजार था। मुझे झाड़ियों के बीच में से होकर गुजरना पड़ता। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू अपने हाथ में थाम रखा था। दुश्वार गुजार जंगल कदरे छितरा हुआ तो अचानक तालाब आ गया। उस पर सब्ज रंग की काई की तह बिछी हुई थी। मैंने कदम आगे बढ़ाया ही था कि मुझे आऊं आऊं की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं दुबक कर बैठ गया। क्या देखता हूं कि एक भूरे रंग का भारी भरकम रीछ झुम झुम कर चलता हुआ सामने वाले दरख्तों के पीछे से निकला और तालाब पर आकर पानी पीने लगा। उसने शेर होकर पानी पिया, फिर थूथनी को ऊपर उठाकर जोर से झाड़ा और जिधर से आया था उधर को ही चला गया। सिवाय आदमखोर शेर के दूसरा कोई शेर आदमी का पीछा नहीं करता, लेकिन रीछ अगर जंगल में किसी इंसान को देख ले तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने रीछ को मौका दिया कि वो काफी दूर निकल जाए।